हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, नोमैडिक एम्पायर। ये हमने जो इसके पहले वाला चैप्टर था एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, ये बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंटर हो रहे हैं, नोमैडिक एम्पायर। क्वेश्चंस जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगे इसके प्रीवियस वाले जो चैप्टर है, यानी एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स उसके। तो अब थोड़ी सी कहानी जो है वो डिफरेंट होने वाली है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। एक ऐसे पर्सन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, चंगेज खान नाम है उसका, सुना ही होगा नाम आपने, है ना। तो बहुत सारे लोग इसको एक बारबेरियन के तौर पर देखते हैं, बहुत सारे लोग इसको हीरो के तौर पर भी देखते हैं। ठीक है, ये असेसमेंट हम जब चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो रहा होगा तो फिर हम करेंगे कि बारबेरियन है या हीरो है। उस असेसमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम कहानी शुरू करते हैं चंगेज खान ने जो एम्पायर बनाया उसकी। तो बहुत बेसिक लेवल पर शुरुआत में जो बैकग्राउंड्स हैं इनको समझने की कोशिश करो कि क्या बैकग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में भी एक बैकग्राउंड है नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, तो इसके पहले आपने क्या पढ़ा, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। लेकिन दूसरा जो अब आप पढ़ने जा रहे हो अभी इस टाइम पर, ये कैसा है, ये एक ऐसा एम्पायर है जो नोमैडिक है। नोमैडिक। तो अब आप कह सकते हो कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम नाम समझें इस पर्टिकुलर चैप्टर का तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। द टर्म नोमैडिक एम्पायर्स कैन अपीयर कॉन्ट्रोडिक्टरी। व्हाई इट इज कॉन्ट्रोडिक्टरी? कॉन्ट्रोडिक्टरी क्यों है? तो देखो, ये जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, नोमैडिक और एम्पायर, ये अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको कॉन्ट्रोडिक्टरी डेफिनेटली लगेंगे कि अगर एम्पायर है तो नोमैडिक कैसे हो सकता है, और अगर नोमैडिक है तो फिर वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना सकता है। ठीक है, तो शुरुआत नोमैड से होगी लेकिन ग्रेजुअली इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि वो बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश करेगा। तो हम पहले समझ लेना, नोमैडिक और एम्पायर, ये 2 वर्ड अगर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इनके मीनिंग को समझ लेते हैं कि नोमैड का मतलब क्या होता है और एम्पायर का मतलब क्या होता है। और फिर हम उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे दोनों को मिला के, तो फिर हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली ये टर्म सही है या गलत है। चलिए, तो पहले समझ लेते हैं नोमैड्स। तो नोमैडिक वर्ड या नोमैड वर्ड का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है। नोमैडिक वर्ड, नोमैडिक टर्म इज यूज फॉर द पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर क्विंट एसेंशियल वॉन्डरर्स। ठीक है, मतलब दे आर टिपिकल वॉन्डरर्स। ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने वाले लोग होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर रोम करने वाले लोग होते हैं, किसी एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम तक एक प्लेस पे रहेंगे और प्लेस ए पे रहे, उसके बाद प्लेस बी की तरफ शिफ्ट हो गए, फिर प्लेस सी की तरफ शिफ्ट हो गए, और इस तरीके से विथ टाइम इनका जो प्लेस है वो बदलता रहता है। तो अगर परमानेंट नहीं है तो फिर साम्राज्य, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो क्विंट एसेंशियल वॉन्डरर्स, नोमैडिक पीपल्स आर बेसिकली टिपिकल वॉन्डरर्स, दे यूज टू रोम हियर एंड देयर। ये लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। देन ऑर्गेनाइज्ड इन फैमिली असेंबलीज, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी स्मॉल ग्रुप्स, बहुत छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स। नॉर्मली क्या होता है, जब हम एम्पायर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक रॉयल फैमिली आती है। ठीक है, एक परिवार के बारे में इमेज बन जाती है। वो परिवार शाही परिवार है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुनबा है। उस बड़े कुनबे के सारे लोग जो है वो इंपॉर्टेंट रॉयल डेजिग्नेशंस पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत छोटे छोटे परिवारों के समूह मिलते हैं। वी कैन सी वेरी स्मॉल फैमिली असेंबलीज, ऑल राइट, एंड ऑल दीज फैमिली असेंबलीज, इनको आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो एक तरीके से कबीला सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये अलग अलग ट्राइब हैं, और ये जो अलग अलग ट्राइब हैं इनके छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप के रूप में रहते हैं, ग्रुप के या समूह के तौर पर रहते हैं। ठीक है, इनके कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 ट्राइब्स के अलग अलग कस्टम्स हों, अलग अलग ट्रेडिशंस हों। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज हों, अलग अलग मान्यताएं हों, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये लोग बहुत छोटे छोटी आइडेंटिकल फैमिली के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग लग रहा है। देन अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एम्पायर की बात कर रहे हैं तो अभी हम एम्पायर को भी समझते हैं। एम्पायर में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, वहां पर उस प्रॉपर को एम्पायर को संभालने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए।
डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, बट हियर वी कैन सी अनडिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज, देयर आर नो डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी। समझने की कोशिश करो, इस वर्ड को उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी। तो जब हम डिफरेंशिएटेड एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है वी हैव मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि भाई यहां पर हो सकता है एग्रीकल्चर भी हो रहा होगा, एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड भी हो रहा होगा, ट्रेड कॉमर्स के साथ साथ दूसरी और सर्विसेज वगैरह भी होंगी। सो डिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक सर्विसेज अगर हैं तो इसका मतलब है कि मल्टीपल पॉइंट से, मल्टीपल डोमेन से इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है कि नोमैडिक में या नोमैडिक पैटर्न ऑफ लाइफ में अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक लाइफ होती है। ये लोग पैस्टोरल, मेनली पैस्टोरल होते हैं, और जो कुछ भी छोटे एनिमल्स जो है इनको पालते हैं, इन्हीं का जो प्रोडक्ट वगैरह है इसको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा कभी एक्सचेंजेस करते हैं फार्मर कम्युनिटी या सेटलमेंट, सीडेंट्री कम्युनिटी जो होती हैं, सीडेंट्री का मतलब ऐसे लोग जो परमानेंटली फिक्स होते हैं, उनके साथ कुछ ट्रेड एक्सचेंज करके अपने ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। तो इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। चलो देन रूडिमेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब बहुत बड़ा कुनबा नहीं है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा सेटलमेंट, एक फिक्स सेटलमेंट नहीं है, तो जब भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो इन इश्यूज को निपटाने के लिए बहुत प्राइमरी लेवल पर इनका पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप है। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत रूडिमेंट्री मीन्स टू से बहुत बेसिक लेवल का, बहुत प्राइमरी लेवल का जो है, ठीक है, बहुत इनिशियल लेवल का जो अभी प्राइमरी सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप है। सो एम्पायर में तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है ना। तो चलो अब समझ लेते हैं थोड़ा सा एम्पायर को। नोमैडिक वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया कि नोमैडिक लाइफ होती क्या है बेसिकली। तो हमने नोमैडिक और एम्पायर ये दो शब्द समझने हैं बेसिकली इस पूरे वीडियो में। एट द सेम टाइम हमें और भी कुछ चीज़ें समझनी है, इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझना है, बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन समझना है कि चैप्टर कह क्या रहा है, समझाना क्या चाह रहा है आपको। तो समझाना चाह रहा है आपको नोमैडिक एम्पायर के बारे में। तो पहले ये समझ ले कि नोमैडिक और एम्पायर ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी अगर टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, तो इनको हम कैसे समझ लें, कैसे रिलेट कर लें, फिर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड की तरफ चलेंगे। चलो अब हम एम्पायर वर्ड को समझते हैं। तो एम्पायर वर्ड जैसा मैंने कहा अभी आपके पास, इसकी दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्टेबिलिटी। यानी एक एम्पायर है अगर तो वो स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है स्टेबल होगा। एक विशाल साम्राज्य, एक बड़ा, जब हम उसको एम्पायर कह देते हैं, अगर हम ये टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, आप कह सकते हो कि स्टेबल नहीं भी हो, तो हमने उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया, साम्राज्य शब्द इस्तेमाल किया हो। तो अगर साम्राज्य है तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी एक बहुत बड़ी टेरिटरी तो होगी ही होगी, जैसे अभी आपने पिछले चैप्टर में देखा। और जब उसकी टेरिटरीज डिसइंटीग्रेट होने लग गई थी तो आगे जाके वो साम्राज्य भी खत्म हो गया। यानी जब तक द एम्पायर वर्ड इज एसोसिएटेड विद दैट पॉलिटिकल यूनिट, जब उस बड़े पॉलिटिकल यूनिट के लिए एम्पायर वर्ड डिनोट हो रहा है, डेडिकेट हो रहा है, यूज हो रहा है, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो स्टेबिलिटी सिंपली मीन्स, स्टेबिलिटी कैसे आती है, दे हैव देयर ओन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इनका अपना एक वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन आई एम सेइंग कॉम्प्लेक्स एंड सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब देखो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, यानी सोसाइटी का जो पैटर्न है ये वेल ऑर्गेनाइज होगा, डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट लेवल पर सिटीजन्स यहाँ पर हैं, सिटीजन्स में भी डिफरेंट जो लेवल कह रहा हूँ, मतलब जैसे आपने क्या देखा था रोम में सीनेटर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा फिर और दूसरे इक्वेस्ट्रियन और अलग अलग क्लास के लोग हैं, फिर लास्ट में सबसे स्लेव आते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर है। एट द सेम टाइम वहाँ पर मेल और फीमेल्स के कुछ पर्टिकुलर राइट्स थे, ये आपने देखा था। सो वी कैन सी देयर इज प्रॉपर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट द सेम टाइम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा था कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चल रही थी, एग्रीकल्चर के साथ साथ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पर डेवलप थी, और मल्टीपल सोर्सेस थे रेवेन्यू के। तो क्या आपको नोमैडिक में ऐसा दिखा? नोमैडिक में पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक लाइफ है वहाँ पर, तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन, डाइवर्सिटी है ही नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक लाइफ में। लेकिन अगर एम्पायर है तो वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा। देन गवर्नेंस, ऑब्वियस सी बात है, इफ इट इज एम्पायर एंड एक्सटेंडेड टू अ वास्ट टेरिटरी, अगर एक साम्राज्य है और एक बहुत विशाल भूखंड पे, टेरिटरी पे फैला हुआ है, ज्योग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, देन द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि उसका अपना एक टेरिटोरियल डोमिनेशन होगा। हमने देखा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट जब पढ़ा, कितने वास्ट एरिया में फैला हुआ है, कितनी डाइवर्सिटी है, यूरोप से लेके एशिया तक उसकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं, क्लियर है। लेकिन नोमैडिक में थोड़ा सा मुश्किल है ना, वो एक जगह पर रहते हैं, उनका तो कुछ डोमेन ही नहीं, उन्होंने तो अपना कोई ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप रखा ही नहीं कि इस एरिया में हम हमेशा रहेंगे, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर कुछ दिन वहां रहेंगे, कुछ दिन वहां रहेंगे, क्लियर है। चलो, सो एक्सटेंसिव टेरिटोरियल डोमिनेशन होना चाहिए एक एम्पायर का, और होता ही है। वी आर डिस्कसिंग हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पायर। एक साम्राज्य की पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्टेबिलिटी होना चाहिए, दूसरी गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस के लिए टेरिटोरियल डोमिनेशन होना चाहिए और इलैबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। आपने देखा जब आप रोम के बारे में पढ़ रहे थे तो एक तो प्रॉपर डोमिनेशन था, एक वास्ट एरिया में उन्होंने अपनी सत्ता, अपने पावर को एस्टैब्लिश कर रखा था, एंड एट द सेम टाइम दे हैव डिवाइडेड, उन्होंने पूरे रोम को क्या किया था, छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो इन जो छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, प्रोविंसेस को भी बाद में फर्दर सिटीज में डिवाइड किया हुआ था, सिटी को विलेजेस में डिवाइड किया हुआ था, याद है आपको। इस तरीके से पूरा एक सिस्टम आपने पढ़ा है। तो वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हर सिटी की अपनी जो बाउंड्रीज थी वो प्रॉपर डिफाइंड थी, जो टेरिटरी है वो डिफाइंड थी। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, सिटी काउंसिल होती थी, ठीक है, मैजिस्ट्रेट होता था, means there was a proper system of administration or the governance. So this is the next important characteristic of an empire. Then material location, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड, कि उसका एक लोकेशन होना चाहिए, मटेरियल लोकेशन होना चाहिए एम्पायर का। मीन्स देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्लेस वेयर यू कैन लोकेट दैट एम्पायर। नोमैडिक्स का एक प्रॉपर लोकेशन लोकेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक जगह पर है, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पर दूसरे जगह पर लोकेट हो रहे हैं। तो मींस उनका कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है, फिक्स मटेरियल लोकेशन नहीं है। बट इफ इट इज एम्पायर, उसका मटेरियल लोकेशन फिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पायर की। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोमैड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा नोमैडिक ग्रुप जो अपनी आइडेंटिटी नोमैडिक की रखता है, जिसकी शुरुआत नोमैड से होती है, जो बिगनिंग में फिक्स नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली वो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्बाइब कर लेता है, वो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को और एक्सीड करता हुआ आगे बढ़ जाता है, और एक ऐसा विशाल, एक ऐसा वास्ट एम्पायर एस्टेब्लिश करता है जो कि अलेक्जेंडर के भी एम्पायर को ओवरशैडो कर लेगा, उसको भी छोटा कर देगा अपने सामने, अलेक्जेंडर के एम्पायर को। तो इसलिए हमने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है नोमैडिक एम्पायर, यानी उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो बिगनिंग है वो नोमैडिक वर्ड से शो हो रही है, लेकिन उनका एक्सपेंशन और उनका एंड जो है वो एम्पायर वर्ड से शो हो रहा है। सो नोमैडिक एम्पायर, ये जो दो वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दीज टू टर्म्स बिकॉज दीज टू टर्म्स डिफाइंस द होल चैप्टर इन बेस्ट वे। सबसे अच्छे तरीके से इस पूरे अध्याय को, पूरे चैप्टर को डिफाइन करता है ये नोमैडिक एम्पायर वर्ड। समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस चैप्टर अबाउट द ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल। कुछ लोगों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं मंगोल लोग। अभी मंगोल लोग कौन हैं? तो हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, आज तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, जो बाद में यूएसएसआर से 1990 के दशक में डिसइंटीग्रेट हो गए थे। ध्यान रखना, पहले ये पूरा सोवियत यूनियन या रूस का हिस्सा हुआ करते थे, रशिया का हिस्सा हुआ करते थे। तो बाद में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उससे बहुत सारे जो कंट्रीज डिफरेंशिएट हुए हैं, डिसइंटीग्रेट हुए हैं, ठीक है, वो उनमें से काफ़ी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्री में एक कंट्री है जहाँ पर एक ट्राइब रहती है, मंगोल ट्राइब, और उस मंगोल ट्राइब के नाम पर उस सेंट्रल एशियन कंट्री का नाम है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया। तो मंगोलिया जो है के लोग, जो मंगोल लोग हैं, दे स्टार्टेड विथ दिस आइडेंटिटी ऑफ nomadic people. They were basically nomadic people, group of nomadic people, but they end up by establishing a transcontinental empire. एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करते हैं, एक ऐसे बड़े एम्पायर की स्थापना करते हैं जो एक कॉन्टिनेंट में सीमित नहीं है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, मतलब उसकी बाउंड्रीज बहुत एक से ज्यादा महाद्वीप में एक्सटेंडेड हो रही हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान। किसके नेतृत्व में? चंगेज खान के नेतृत्व में। तो चंगेज खान के बारे में हम पढ़ेंगे
एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सनालिटी जिसे हम क्रूअल भी कहते हैं, जैसा मैंने कहा, और कुछ लोग हीरो भी कहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी जिसके लिए कहा जाता है कि मोर देन 50 मिलियन पीपल की डेथ का कारण बना है। जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ हिटलर से भी ज़्यादा हत्याएं करने का अगर क्रेडिट दें हम, तो हम दे सकते हैं किसको? चंगेज़ खां को। बहरहाल अभी तो समझना है उसके बारे में, अगला वीडियो जो रहेगा वो उसके ऊपर रहेगा डेडिकेटेड। ठीक है, चलो, नोमैडिक एम्पायर वर्ड समझ में आ गया। अब हम थोड़े से इनके बैकग्राउंड की तरफ और ट्रेस करते हैं, किस जगह पर थे ये क्लियर हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो आइडेंटिटी है थोड़ा सा उसको समझ लें कि व्हाट काइंड ऑफ सेटलमेंट वाज देयर। आइडेंटिटी मीन टू से व्हाट काइंड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पीपल वाज देयर इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो लोगों का सेटलमेंट है वो किस तरीके का था, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। तो मंगोल के जस्ट पास में चाइना है, मंगोलिया के जस्ट पास में चाइना, यानी मंगोलिया और चाइना की जो बाउंड्रीज हैं वो एडजेसेंट हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इस तरफ चाइना में देयर वाज एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंपीरियल फॉर्मेशन है, मींस देयर वाज एन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन चाइना बट इट्स इकोनॉमी वाज प्राइमरली बेस्ड इन एग्रीकल्चर। तो चाइना जो है वहां पर, और चाइना में जो साम्राज्य है वो अपने आप में सुदृढ़ साम्राज्य है, धीरे धीरे और विकसित होता चला जा रहा है। लेकिन इस साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था का मूल है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कार्य है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। तो कृषि आधारित एक साम्राज्यवादी व्यवस्था जो है या साम्राज्य जो है उसका फॉर्मेशन है चाइना में। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक तरफ जहां बहुत सारे सीडेंट्री का मतलब है परमानेंट लोग, परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और ये परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली बेस्ड है एग्रीकल्चर के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? दूसरी तरफ आपको मंगोल ट्राइब देखने को मिलती है। मंगोल ट्राइब जो कि यहां पर हम्बल वर्ड होना चाहिए, ठीक है, हम्बलर। सो दे आर इनहैबिटेड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के दूसरे साइड पर ये लोग इनहैबिटेड हैं, ठीक है। और यहां पर ये लोग कंपैरेटिवली, तुलनात्मक तौर पर कैसे हैं? बहुत ज्यादा हम्बलर है। हम्बलर का मतलब यहां पर, हम्बल से मतलब सिर्फ विनम्रता से नहीं, हम्बल का मतलब है हम्बल ओरिजिन, यानी लो ओरिजिन या निचले तबके की बात हो रही है थोड़ा सा, ठीक है। जो रिसोर्स के मामले में भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम और बाकी चीजों के मामलों में बिल्कुल प्रॉस्पेरस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम अभी स्टैब्लिश नहीं है, ये लोग बस रह रहे हैं अनऑर्गेनाइज तरीके से। तो इस अनऑर्गेनाइज सेटअप को ही हम्बलर वर्ड से डिनोट किया जा रहा है। सो इनहैबिटेड इन अ हम्बलर लेस कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी बहुत प्राइमरी लेवल पर जो और बहुत ही सिंपल लेवल पर जो एक सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर बसा हुआ है या बनाया गया है उसमें ये लोग निवास कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि बहुत बहुत हम्बल ओरिजिन से आते हैं, जिनकी उत्पत्ति जो है ये कोई बहुत विशेष नहीं है, बड़े परिवार इंपीरियल बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत आम लोग हैं, ट्राइब लोग हैं, कबीलाई व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे मंगोल्स चंगेज खां के नेतृत्व में, हाउ दीज मंगोल्स अंडर द चंगेज खान। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये समझना कि कैसे एक इंसान के नेतृत्व में घुमक्कड़ लोग, जो जिनके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता था, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता था, ये लोग एक इंसान के लीडरशिप में, चंगेज खां के लीडरशिप में adapted their traditional social and political custom, अपने पुराने पारंपरिक कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को अडाप्ट करते हुए एक नए बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, भयावह सैन्य तंत्र को, फियरसम मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ऐसा बड़ा एम्पायर बनाते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोग जिनके पॉलिटिकल कस्टम कैसे थे, अभी आपने देखा रूडिमेंट्री थे, बहुत बेसिक लेवल पर डेवलप थे, ऐसे रूडिमेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम वाले लोग एक सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन नोन एज चंगेज खान। सो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास में खगालना पड़ेगा, यानी आपको इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, हिस्ट्री के सोर्सेस को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में बिना एविडेंस के कोई मतलब ही नहीं है। हमको जब भी कोई चीज़ पढ़नी होती है तो हम देखते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड क्या एविडेंसेस है हमारे पास, तभी हम कह सकते हैं पर्टिकुलर इवेंट जेन्युइन इवेंट होगा। और अगर एविडेंसेस नहीं मिलते हैं तो हम फिर उसको उतना जेन्युइन नहीं मानते हैं। तो हम तलाशते हैं, चलो रिसर्च करते हैं, चलो
कि क्या हमारे इस क्वेश्चन का या जो हमने अभी देखा, हमें ये तो पता है कि चंगेज खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। वो कैसे स्टैब्लिश हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी मिलेगी कुछ कुछ सोर्सेस से। तो सबसे बेसिक लेवल पर, सबसे प्राइमरी लेवल पर जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। शुरू शुरू में अगर आप देखोगे तो वी हैव क्राइसिस in terms of documents, in terms of sources. Why? Because these people were steppe dweller people. यानी शुरुआत में जब आप देखोगे तो आपको इस क्षेत्र में स्रोत जो है इतिहास के वो बहुत कम मिलेंगे, प्रमाण बहुत कम मिलेंगे। उसका कारण क्या है? इसका प्रमाण ना मिलने का कारण बड़ा सिंपल सा है, इनकी खुद की आप जो व्यवस्था है वो देखो, इनका खुद का जो सिस्टम है, मीन्स दे वर बेसिकली स्टेपी ड्वेलर्स, मैदानों में, घास के मैदानों में रहने वाले लोग जो कि नोमैडिक हैं, खाने की व्यवस्था करने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। तो ऐसे स्टेपी ड्वेलर्स, स्टेपी ड्वेलर का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टेपी मतलब ग्रासलैंड, ड्वेलर मतलब रहने वाले लोग वहां पे। सो द पीपल हु आर रोमिंग हियर एंड देयर इन द वास्ट स्टेपी, इन द वास्ट ग्रासलैंड्स, ये जब खुद ही अभी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाए हैं, इवॉल्व होते तो एक जगह अपना सिस्टम बना लेते, प्रॉपर पॉलिटिकल सोशल सिस्टम हो जाता, ठीक है कि नहीं? जैसे आप देखोगे आगे मेसोपोटामिया में आपको देखने को मिल रहा है कि जब एक जगह पर स्थापित हो गए लोग, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बाकायदा समाज बना लिया, विकसित कर लिया उसको, विकसित राजनीतिक व्यवस्था हो गई, विकसित आर्थिक व्यवस्था हो गई। सो इफ इट वाज पॉसिबल फॉर द मेसोपोटामियन पीपल, what was the issue with these steppe dwellers? They could have made that same system. ये भी कर सकते थे इस चीज को। तो स्टेपी ड्वेलर्स जो कि अपनी ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को स्थायी नहीं कर पाए हैं, अभी वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं, ये लोग अब लिटरेचर लिखने तक कहाँ आ पाते अभी, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू मेंटेन प्रॉपर लिटरेचर, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम, बिकॉज ना तो ये अभी एजुकेटेड थे और ना इनको इस चीज का इंपॉर्टेंस पता था कि हम अपनी एक्टिविटीज को, हम अपने कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपने इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को कोडिफाइड करें, अकाउंटेड करें, लिखें। अभी डेवलप भी नहीं है इतने लेवल पर, और डेवलप है तो इनका खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल अभी इस चीज को नहीं समझ रहा कि अकाउंट मेंटेन करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और शायद रहे भी होंगे तो इतने बेसिक लेवल पर रहे होंगे कि हमें मिलते ही नहीं है। तो शुरुआत में सबसे बड़ी क्राइसिस आती है सोर्सेस जब हम ढूंढने जाते हैं कि ये स्टेपी ड्वेलर्स जो हैं, यानी नोमैडिक पीपल्स जो हैं, दे हैवंट मेंटेन एनी डॉक्यूमेंट, एनी लिटरेचर। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब हमारे पास फिर भी जैसे जैसे ये बढ़ेंगे आगे, ठीक है, जैसे जैसे इनका साम्राज्य स्थायी होगा और जैसे जैसे एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करने के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जब इनके कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए, ठीक है, जैसे चाइना की तरफ भी अटैक हो रहा है, साइबेरिया की तरफ भी अटैक हो रहा है, रशिया की तरफ भी अटैक हो रहा है, तमाम दुनिया भर के अलग अलग कोनों पे अटैक हो रहा है, कॉर्नर्स पे अटैक हो रहा है। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इनका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, तो उस एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके कॉन्टैक्ट में आए, जिनमें से बहुत सारे लोग स्कॉलर्स रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो ट्रैवलर्स रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सुना सिर्फ इनके बारे में, तो उन्होंने क्रॉनिकल्स यानी कथाएं बनाई। बहुत सारे लोग जो इनके एम्पायर में या इनके रूल्ड टेरिटरी पे आए ट्रैवल करने, बहुत सारे लोग जो कि इनके दरबारों में खुद रहते थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, तो उससे हमें इनके बारे में पता चलना शुरू हुआ। लेकिन इनिशियल लेवल पर प्रॉब्लम ये आती है कि ट्राइबल पीपल्स थे, ट्राइबल पीपल्स ने इन्वेजन करा, अटैक करा, और एग्रेशन की वजह से दूसरे एरिया को एनेक्स किया, उसको मिला लिया अपने एरिया में, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया। तो ज़रूरी नहीं है कि लोकल जो लोग हैं या जो ट्रैवलर है वो एक अनबायस्ड आपके सामने जो अकाउंट है वो रखेगा, हो सकता है वो थोड़ा बायस्ड हो। ऐसा हुआ है कई जगह पे, जैसे स्पेशली आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो, और भी जो कुछ नेबरिंग एरियाज हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको ये बहुत बड़ा क्रूअल पर्सन दिखेगा। और इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही वीडियो के कि इसको क्रूअल भी कह रहे हैं, कुछ लोग हीरो भी मान रहे हैं, और वो हम बाद में हिस्ट्री में सबसे लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे जब कंक्लूजन आएगा इस चैप्टर का। तो दोनों पर्सपेक्टिव हैं यहाँ पे, दोनों पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। चाइना में तो हान लोगों के ऊपर इसने इतने अटैक करे, इतना परेशान किया कि वहां इसको एकदम ऐसा माना जाता था कि बहुत ही खतरनाक, मतलब इंसान माना ही नहीं जाता था, शैतान माना जाता था। क्लियर है?
तो इन लोगों ने जो अकाउंट्स, क्रॉनिकल्स, कथाएं लिखी हैं, ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, या इसके यहाँ रहने वाले जो डॉक्यूमेंट्स वाले लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा जो है जस्टिस नहीं किया। डॉक्यूमेंट तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक है। बाहर के लोगों ने जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो तो बायोस्ड हैं, लेकिन इनके दरबारों में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, जिनके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। तो जो क्रॉनिकल और ट्रैवलॉग्स हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि देयर इज एक्सट्रीम इग्नोरेंट एंड बायस्ड रिपोर्ट्स। ये कहा जा रहा है कि बहुत ही बारबेरियन टाइप के लोग हैं, एकदम बारबेरियन है ये लोग, ठीक है। और ये बारबेरियन धीरे धीरे अपने नोमैडिक कल्चर्स को दूसरे देशों के ऊपर थोपने चले आए, जहां जहां उन्होंने अटैक किया, और उनके कल्चर को भी इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ इस तरीके से चीजें मिलती हैं, तो इनको बारबेरियन की संज्ञा दी जा रही। बारबेरियन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना, ग्रीक लैंग्वेज का एक टर्म है बारबेरियन, ठीक है, जो कि बार्बर, ये बार्बरस करके जो एक टर्म है वहां से निकल के आता है। इसका मतलब ऐसा लोगों से होता है, बारबेरियन जो टर्म है ग्रीक लोग उनके लिए इस्तेमाल करते थे, जो लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है, और ग्रुप में प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर रहना जिन्हें नहीं आता है, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज हैं, तो ऐसे लोगों को, अशिक्षित लोगों को, पॉलिटिकली अनडेवलप्ड लोगों को, अनसिविलाइज लोगों के लिए बारबेरियन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है? तो बाद में चाइनीज लोग भी यही बारबेरियन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे किन लोगों के लिए? इन नोमैडिक पीपल्स के लिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ठीक ठाक लिखेंगे, तो आगे जाके जब और ज्यादा साम्राज्य इनका सक्सेसफुल हुआ, when these nomadic peoples, or you can say the Mongol under the Genghis Khan, they established well organized empire, जब प्रॉपर संगठित साम्राज्य की स्थापना कर ली चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने, यानी इनका जो साम्राज्यवाद था, इनका जो साम्राज्यवादी विस्तार था, एम्पेरिकल एक्सपेंशन था, वो सफल हो गया और ज्यादा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? दुनिया के अलग अलग कोनों पे, कॉर्नर्स पे बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, ये स्कॉलर्स या लिटरेटी यानी लिटरेचर्स के एक्सपर्ट्स जो हैं, दे केम टू द कोर्ट ऑफ मंगोल खान, चंगेज खान बेसिकली, एंड हिज सक्सेसर्स, और उसके उत्तराधिकारियों के दरबारों में रहेंगे। जैसे आपने सुना होगा शी हुआ, ठीक है, जो चाइनीज है, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर। वहाँ जो एकेडमी होगी आगे जाके मंगोल अफेयर्स के लिए, उसका पूरा हेड बनेगा। तो इस तरीके से और बहुत सारे स्कॉलर्स आएंगे अब, और ये जो स्कॉलर हैं ये लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये नोमैडिक भले थे ओरिजिन में, लेकिन उसके साथ साथ जब इन्होंने कब्जा किया दूसरे जगहों को, तो उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर दिया। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, अगर ये एक बड़े एरिया पे कब्जा कर रहे हैं, तो उसको ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भी नोमैडिक हो जाओ, तुम भी घूमते फिरते रहो। वहां पर एक वेल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है, जहां प्रॉपर टैक्सेशन है, ट्रेड कॉमर्स को फ्लरिश किया जा रहा है। आप देखो कि चंगेज खान ने सिल्क रूट को बहुत सपोर्ट किया, कितना बढ़िया, ठीक है। तो इन्होंने ट्रेड कॉमर्स को प्रॉपर सपोर्ट किया, या उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया, ताकि यहाँ से उनको रेवेन्यू ठीक ठाक मिले, ठीक है। एट द सेम टाइम जो वहाँ की सोशल कस्टम थे उनको भी प्रमोट किया। कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे आप चंगेज़ खान को देखोगे तो चंगेज़ खान नाम है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब उसकी पर्सनल हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट ही हैज़ नेवर एम्ब्रेस्ड इस्लाम। उसने अपना जो एक्चुअल रिलीजन है वो माना, और एट द सेम टाइम उसके दरबार में आप देखोगे आगे बुद्धिस्ट लोग भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं, ठीक है, तुर्किश लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। किसी को उसने फोर्स नहीं किया जबरदस्ती कि आपको एक रिलीजन फॉलो करो। तो ये क्या, ये प्रोग्रेसिव साइन है ना, ऑब्वियस ही बात है, प्रोग्रेसिव साइन है। तो ये जो स्कॉलर हैं ये लोग आ रहे हैं और ये इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि कंपोजिट कल्चर को डेवलप करने वाले लोग हैं, मीन्स दे आर प्रमोटिंग दिस डाइवर्सिटी एंड दे आर प्रमोटिंग द कंपोजिट कल्चर, दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, इसको नष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे जैसे स्कॉलर्स बड़े लेवल पर आए यहाँ पर, तो इनमें दो तरीके के स्कॉलर्स थे, ऐसे जो एक लंबे समय तक मंगोल दरबार में रहे, मंगोल कोर्ट्स पर रहे, ठीक है, मंगोल कोर्ट्स में इन्होंने कुछ डेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर लिए, एंड दे स्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म इन द मंगोल कोर्ट, ऑलराइट। एंड देयर वर सर्टेन पीपल हु केम, स्टेड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड दे डिपार्टेड फॉर सम अदर प्लेस, ओके। तो ये ट्रैवलर्स थे। तो जो ट्रैवलर लोग थे, जैसे मार्को पोलो वगैरह भी आएंगे यहाँ पे,
तो ये जो ट्रैवलर्स थे इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, और जिन लोगों ने यहाँ पर हमेशा रहने के लिए स्वीकार कर लिया इन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रपोज किए। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इनमें से जो लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, या जो लोग रह के ही यहाँ पर पूरे जीवन अपना यहाँ के दस्तावेज बना रहे हैं, यहाँ का साहित्य देख रहे हैं, यहाँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर सर्व कर रहे हैं, खुद भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे। दे वर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, बड़े अलग अलग विविध क्षेत्रों से या बैकग्राउंड से या पृष्ठभूमि से आते थे। कैसी पृष्ठभूमि से? इनमें से देयर आर मैक्सिमम पीपल हु आर फॉलोइंग बुद्धिज्म, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर फॉलोइंग कॉन्फ्यूशियन। कॉन्फ्यूशियस जो है ये चाइना में एक सोशल रिफॉर्मर हुआ है कॉन्फ्यूशियस, और उसका जो धर्म है वो कॉन्फ्यूशियन धर्म कहलाता है। तो बेसिकली ये धर्म ही कोड ऑफ कंडक्ट है एक तरीके का। ठीक है, आज भी चाइना में इसको फॉलो करते हैं लोग। तो कॉन्फ्यूशियन को मानने वाले लोग थे बहुत सारे। क्रिश्चियन, मंगोल दरबार में क्रिश्चियन लोग भी हैं। ठीक है, तुर्किश लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। सो यू कैन सी दैट देयर आर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, दे आर स्टेइंग इन द मुगल कोर्ट। और ये लोग जो हैं ये ऐसे नहीं है जिनको बहुत पहले से इनके बारे में पता है। पुराने जो यात्रा वृत्तांत लिखने वाले या पुराने जो क्रॉनिकल लिखने वाले लोग थे इनको 100% नहीं पता था। मतलब ये नए लोगों को 100% इनके बारे में नहीं पता है। ये लोग धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर कंपैरिजन भी करेंगे ना। दे वर नॉट फैमिलियर विद द मंगोल कस्टम कि भाई मंगोल कस्टम एग्जैक्टली है क्या पुराना। लेकिन जब वो देखेंगे कि नए समय पे जिस समय पर ये हैं और उस समय पर जो व्यवस्था चला रहे हैं मंगोल लोग, आई मीन टू से कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे मंगोल्स का, तो उसको देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो साइड है वो डोमिनेट नहीं लगेगा कि इनकी जो ओरिजिन थी वो कहाँ से है, किस तरीके के बैकग्राउंड से लोग आते हैं। दैट डजंट मैटर फॉर दीज पीपल बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट सिस्टम, द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट द मंगोल आर मेंटेनिंग। ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो इन लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या किया, सिंपैथेटिक अकाउंट लिखना शुरू किया, है ना। दे प्रोड्यूस अ सिंपैथेटिक अकाउंट जो कि मंगोलों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रेजवर्दी है। थोड़ा सा मंगोलों के लिए उसमें सिंपैथी है कि हाँ भाई, भले डजंट मैटर दे आर फ्रॉम बारबेरियन बैकग्राउंड और वॉट एवर, बट दे आर नॉट बैड पीपल एट ऑल। ठीक है, फिर बहुत सारी यूलॉजीज भी हमको देखने को मिलती है। यूलॉजीज का मतलब आप लोग समझते हैं, यूलॉजीज का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशस्ति पत्र। ठीक है, प्रशस्ति पत्र नहीं, प्रशस्ति मतलब ग्लोरिफिकेशन करना, प्रेज करना, सॉन्ग ऑफ प्रेज, गुणगान करना एक तरीके से, उसको यूलॉजी कहते हैं। क्लियर है। और इस तरीके से दे चैलेंज्ड द कॉम्प्लिकेटेड बायस्ड आउटलुक। ठीक है, they challenged these historians, these diverse background of historians, they challenged the complicated outlook and the background, the biased writings and chronicles, ठीक है, और रेफरेंसेस और अकाउंट्स रिटन बाय द ओल्ड पीपल या जो पहले लिखे गए हैं उनको। और यहाँ से फिर हमको जो इतिहास है मंगोलों का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या चीज़ें? इसमें देखने को मिलता है कि इन्होंने क्वेश्चन किया है, ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि इन्होंने क्वेश्चन किया है द मैनर इन विच हिस्ट्री वाज रिटन। मैनर समझ रहे हो, मतलब मैनर की बात हो रही है यहाँ पे कि हाउ इट वाज रिटन, दीज क्रॉनिकल्स एंड ट्रेवलॉग्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिटन, सो इन विच मैनर दीज आर रिटन। क्लियर है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलो, यहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती है, फिर भी मंगोलों का जो इतिहास है वो बहुत कम ही मिलता है, ध्यान रखना। चलो, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ यानी मंगोल का जो एविडेंस वाला पोर्शन है या हिस्टोरिकल पोर्शन है, इसी में हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। तो इन 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, सोवियत या मैं कहूँ रशिया, अभी तो सोवियत आया नहीं, चलो ठीक है, सोवियत वर्ड है पहले से पर पॉलिटिकल डोमेन में ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो रशिया, रूस में उस समय 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूस में विस्तारवादी कार्यक्रम चल रहा है बहुत तेजी से, और इस विस्तारवादी कार्यक्रम में जो रूस का सम्राट है उसको कहते हैं जार। तो जार ने अपनी सत्ता को आसपास के क्षेत्रों में और विस्तारित करना शुरू किया, और जब विस्तारित करना शुरू किया तो सेंट्रल एशिया में उसने बड़े लेवल पर जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी उनको रूस के अंतर्गत कर लिया, रूस में ही मिला लिया। क्लियर है, मतलब कुल मिला के रूसी साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हो रहा था। रूसी साम्राज्य, रशियन एम्पायर वाज कंसोलिडेटेड एट दैट टाइम बाय द जार रेजिम। जार के शासनकाल के द्वारा रूसी साम्राज्य को और सुदृढ़ किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था। तो जिसमें सेंट्रल एशिया के बाकी छोटे छोटे एरियाज को भी
एनेक्स कर लिया गया, मिला लिया गया उसमें। जब ये मिला लिया गया तो उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करो, ये वो दौर है जब बड़े लेवल पर दुनिया में इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद चल रहा है। समझना, मतलब शायद ये चीज उतनी रिलेट नहीं करेगी पर फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। ये वो दौर है 18-19 सेंचुरी का। जैसे आप देखोगे कि यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जैसे ब्रिटेन वगैरह है, ये लोग भारत जैसे देशों पे आ रहे हैं, यहाँ पर चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज पे कब्जा हो जाए और हम उसको कॉलोनी बना लें, उपनिवेश बना लें, वहाँ पर रूल करें। ऐसे तमाम यूरोपियन देशों में एक होड़ मची हुई है, एक कंपटीशन है एक तरीके से, ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पर अपना कब्जा रखें, वहाँ के रिसोर्सेज को हम अपने लिए यूटिलाइज करें। तो रशिया भी अपने नेबरिंग एरियाज़ को एक्सपैंड कर रहा है, या मैं कहूँ रशिया भी अपने नेबरिंग एरियाज़ में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है। तो ये वो टाइम है जब रशियन स्कॉलर्स वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे सेंट्रल एशियन कल्चर से, सेंट्रल एशियन हिस्ट्री से। ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया की जो हिस्ट्री है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब वो लोग आएंगे और उनको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश करना है तो लोकल कस्टम के बारे में जानना जरूरी है। तो रिसर्च वगैरह करना शुरू किया इन लोगों ने। रशियन स्कॉलर्स ने इस टाइम पर बड़े लेवल पर वैल्यूएबल रिसर्च किए, क्लियर। लेकिन ज़्यादातर ये जो रिसर्च था, ये रिसर्च सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को जस्टिफाई करने या एक्सप्लेन करने के लिए था। लोगों को इसलिए समझो ताकि आप, जैसे भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो कि जब ब्रिटिशर्स का ऑक्यूपेशन एक्सपैंड हो रहा है तो इंडिया में भी तो ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट इंडिया को बेटर करने के लिए नहीं है, इंडिया को इसलिए समझने के लिए है ताकि इंडिया को प्रॉपर गवर्न भी किया जा सके। तो यहाँ पर कॉलोनियल जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, क्लियर है। सो दिस वर्क और द रिसर्च डन वॉज प्रोड्यूस्ड और डन जस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू और विद इन कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू। लिखी हुई चीजें गई, मान लो रिसर्च भी किया गया, तो रिसर्च को फिर इस हिसाब से पब्लिश किया गया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, बारबेरियंस हैं, थोड़ा सा वो लोग भी उसी बायस्ड वाले पे जाएंगे, या फिर ये लोग कहेंगे कि अभी सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वेल ऑर्गेनाइज, वेल डेवलप नहीं है। तो जब रूस का सम्राट का, जार का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो थोड़ा सा क्या है, ग्रोथ, डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो कुल मिला के कॉलोनियल जो डोमिनेंस है उसको यहाँ पर जस्टिफाई किया जाएगा। और इस तरीके से बड़े लंबे लंबे सर्वे नोट्स लिखे गए, और इन सर्वे नोट्स को किन लोगों ने लिखा है, ट्रैवलर्स, यहाँ पर यही लोग जो आ रहे हैं। इसके अलावा सोल्जर्स, जो जार के सोल्जर्स वगैरह हैं जिनको ऑथराइज किया गया कि थोड़ा सा सर्वे वगैरह करो आप, ठीक है ना। मर्चेंट्स वगैरह, मर्चेंट्स कौन, जो बड़े लेवल पर रूस के ही जार के द्वारा स्पॉन्सर्ड मर्चेंट्स हैं कि जाओ भाई आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एस्टैब्लिश करो। तो ये लोग आ रहे हैं, ये लोग भी अपना एक आउटलुक लिख रहे हैं, सर्वे वगैरह दे रहे हैं। इसके अलावा एंटीक्वेरियन स्कॉलर्स, एंटीक्वेरियन स्कॉलर का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट स्कॉलर्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो जार के द्वारा स्पॉन्सर किए गए या खुद से आए, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट बैकग्राउंड से थे, बेसिकली इतिहास को ही समझने के लिए इनको भेजा गया था। तो इन लोगों ने भी अपने लॉन्ग सर्वेज दिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है। लेकिन आगे जाकर इन लिटरेचर में और बड़े लेवल पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। रूस में ही क्यों? क्योंकि रूस का सामाजिक राजनीतिक जो समीकरण है वो बदल गया। यू विल सी दैट सोशियो पॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ रशिया विल ट्रांसफॉर्म ड्रास्टिकली। क्यों? क्योंकि शुरुआती 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आपको पता है कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है शायद ये थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ जीवन में कभी सुना ही नहीं कि ऐसा क्या बता रहे हैं सर आप, हम तो जानते ही नहीं दुनिया में ऐसा कब हुआ या क्यों हुआ, मतलब बिल्कुल ही एकदम ऐसा अनभिज्ञ हो, इग्नोरेंट हो, इस दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं हो। तो मैं बता दूं कि रूस में क्रांति हुई थी 1917 के आसपास, और ये जो रूसी क्रांति थी, इस क्रांति में क्या हुआ कि रूस में जो मोनार्कियल सिस्टम है, जार की सत्ता है, उसको उखाड़ फेंका गया और मॉडर्न जो आज का डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन पॉइंट की बात समझ लो, ठीक है, क्योंकि पूरी कहानी बता दूं और अगर ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूं तो फिर तुमको बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और ये शब्द है सोशलिज्म, समाजवाद। ये वो टर्म था, ये वो व्यवस्था थी। सोशलिज्म का मतलब बहुत सिंपल टर्म में मैं बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है, जिसमें ये माना जाता है कि जो समाज के सारे संसाधन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पूरे, मतलब ऐसा मान लो कि देश में जितनी भी चीज़ें हैं, ये मान लो उन सब पर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का अधिकार है। जैसे एक देश में मान लो कहीं पर कुछ रिसोर्सेस हैं, कुछ खनिज भंडार हैं, मिनरल्स हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि पूंजीपति का अधिकार होगा। वो सबका मतलब सरकार के अधीन रहेगी, और सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उसका फायदा सबको मिले, कॉमन तौर पर
और ऐसी व्यवस्था में छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं होता, मतलब छोटा बड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि समाज पर सभी का बराबर अधिकार माना जाता है, समाज के संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार माना जाता है और सबको उन संसाधनों का आउटपुट या प्रोडक्टिविटी बराबर मात्रा में मिलती है। यानी जो प्रोडक्शन है या जो फ्रूट है, बेनिफिट है, एडवांटेज है, ये सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में ये वकालत करता है। तो रूसी क्रांति का मुख्य आधार ये आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म। अब सोशलिज्म जो है, इस सोशलिज्म ने इस समय रशिया में अपनी पूरी इतनी बढ़त बनाई कि वहां पर जार की जो रेजिम है उसको उखाड़ फेंका गया, और जार की रेजिम उखाड़ने के बाद वहां पर सोवियत रिपब्लिक बन गया। अब सोवियत रिपब्लिक बन गया ये, ठीक है। सोवियत रिपब्लिक बनने के बाद फिर सोवियत का मतलब ही होता था एक छोटी छोटी यूनिट्स जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल सर्व करते थे। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव टाइप का एक व्यवस्था, कोऑपरेटिव टाइप की जो हम कोऑपरेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए रूस में सोवियत वर्ड इस्तेमाल होता है, ऐसे आसान शब्दों में समझ लो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का। तो सोवियत रिपब्लिक जो है इसका एक्सटेंशन हुआ। पहले किसका एक्सटेंशन हो रहा था? पहले रशियन एम्पायर का एक्सटेंशन हो रहा था, तो लोग यहां पर पहुंचे थे। अब सोवियत रिपब्लिक वाले यहां पर पहुंचेंगे, मतलब सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है, तो सेंट्रल एशिया के पार्ट में अब साम्राज्यवादी जो थॉट प्रोसेस है ये नहीं, बल्कि नई व्यवस्था पहुंचेगी, जिस नई व्यवस्था में समाजवाद का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा, सोशलिज्म का डोमिनेंस रहेगा। तो ये लोग जो है इस इतिहास को थोड़ा सा समाजवाद के दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति ने इस व्यवस्था को स्थापित किया उसका नाम था मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इसका नाम तो तुम लोगों ने सुना ही है। कार्ल मार्क्स वॉज द पर्सन who basically founded this ideology, you can say who is the founder of this ideology, ऐसा आप कह सकते हैं। समाजवाद की विचारधारा का संस्थापक जो है वो कार्ल मार्क्स व्यक्ति है। अब जो ये कार्ल मार्क्स नामक व्यक्ति है, ठीक है, इसके इतिहास को देखने का जो तरीका है वो भी समाजवाद के आधार पर, या आप कह दो कि हाउ द सोसाइटीज आर मैनेजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे समाज में उत्पादन के विभिन्न कारकों को प्रबंधित या मैनेज किया जाता है और किस तरीके से लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड था। ये चीज़ समझो। तो अब इस समय जब सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ेगा सेंट्रल एशिया के एरिया में, तो इस दौरान नए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स आएंगे। समझ रहे हो? मतलब अब हिस्ट्री को देखने वाले जो हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है। तो ये लोग इनको जब समझने की कोशिश करेंगे या इनके बारे में जो लिखने की कोशिश करेंगे, तो उसका भी जो डोमिनेंट व्यू रहेगा वो ये रहेगा, प्रिवेलेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। मींस इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे ये किस तरीके से अपना उत्पादन की गतिविधियां चलाते थे, किस तरीके से अपना लाइफ सस्टेन करते थे, अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे। और बेसिकली चूंकि यहां पर अभी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरीके से थी जहां सफिशिएंट रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में चीजें नहीं थी, मिनरल्स वगैरह के डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए इस एरिया में ऐसी सोसाइटी डेवलप हुई जिस सोसाइटी का बेसिक जो रिलेशन था, सोशल रिलेशन का जो आधार था, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन था। मतलब ये लोग नोमैडिक व्यवस्था को चुनते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। तो अब क्या है, छोटे छोटे ग्रुप के फॉर्म में रहेंगे और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते रहेंगे और इस तरीके से मूव करते करते अपने आप को सस्टेन भी करते रहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से इन्होंने इनके सोशल रिलेशन का, या इन्होंने अपना जो सोशल रिलेशन एस्टैब्लिश किया, उसका बेसिक जो आधार रहा होगा वो यही रहा होगा कि किस तरीके से अपने आप को सस्टेन करना है या अपनी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है उनको मैनेज करना है। तो शुरुआती प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज सिर्फ यहाँ तक सीमित है कि कैसे अपना भोजन प्राप्त कर लिया जाए शिकार वगैरह करके। और फिर ग्रेजुअली इनका इवोल्यूशन हुआ, इसी सोशल रिलेशन के बेसिस पर इनका इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन, या मैं कहूँ कि खाने पीने या लाइवलीहुड या अपनी लाइफ को सस्टेन करने की जो मेथड्स हैं, इसमें इजाफा या इसमें बढ़ोतरी या इसका स्कोप बढ़ने लगा। कैसे? कि जब ये दूसरे दूसरे एरिया पे गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि एग्रीकल्चर वगैरह और तमाम बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तो क्यों ना हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है? और जब इनके दूसरे लोगों के साथ में क्या हुआ, वॉर जैसी, एग्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ हुई, और फिर जब इन्होंने जीत लिया दूसरे एरिया को, तो वहाँ के व्यवस्था को समझा कि यहाँ तो यार नोमैडिक लोग नहीं हैं, ये लोग प्रॉपर एक जगह पर रहकर अपना प्रोडक्शन करते हैं सब कुछ। तो फिर
इनका इवोल्यूशन हुआ और ज़्यादा, और ये ट्राइबल व्यवस्था से फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आ गए। शुरुआत में इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीटली ट्राइबल था, ठीक है, नोमैडिक था, लेकिन धीरे धीरे जब ये दूसरी व्यवस्थाओं के संपर्क में आए तब इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्यूडल हो गया। फ्यूडल समझ रहे हो, यानी सामंतवादी, यानी एक तरीके से किंगशिप की तरफ ये एंटर हो रहे हैं। क्लियर है? और इस तरीके से एक क्लासलेस सोसाइटी से ये लोग कहां पर पहुंच गए? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ आ गए। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो क्या? क्लासलेस सोसाइटी का मतलब शुरुआत में कोई व्यवस्था ही नहीं है, शुरुआत में सब एक समाज है, छोटी छोटी ट्राइब्स हैं। इन ट्राइब्स में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तुम जैसे आगे जाके देखो, जैसे रोम में आप देख रहे हो कि कैसे सीनेटर लोग बहुत हाई क्लास के लोग हैं, है ना। इसके बाद इक्वेस्ट्रियंस हैं, इसके बाद वहाँ पर जो स्कॉलर वगैरह थे उनका सम्मान होता था, फिर नॉर्मल लोग हो जाते थे, फिर उसके बाद स्लेव्स आते थे, तो ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल थे वहाँ पे। लेकिन क्या आपको यहाँ ऐसी क्लास दिखती है सोसाइटी में? नहीं। यहाँ पर आपको नोमैडिक जो ट्राइब हैं इनमें इस तरीके की व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो एक वर्ग और दूसरा वर्ग होगा, इससे ज़्यादा कोई दूसरा वर्ग, तीसरा चौथा वर्ग हो ही नहीं सकता है, और क्लास ऑफ सिटीजन्स देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन इस क्लासलेस सोसाइटी से धीरे धीरे ये लोग कहाँ आ गए? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ा होगा और मोड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज को हथियाने का या रिसोर्सेज पर कब्जा करने का या रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था, ये लोग थोड़ा एडवांटेज में बस गए या एडवांटेज में चले गए, और जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे ये लोग पीछे होते चले गए। कुल मिला के वही सोशलिस्ट फिलॉसफी ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर दी इन लोगों ने। ठीक है, और ये लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ आ गए, मतलब कुछ लोग लॉर्ड बन गए इसमें और कुछ लोग पीजेंट बन गए। लॉर्ड वो लोग थे जिनके पास संसाधन सफिशिएंट अमाउंट में रहे होंगे और जिनके पास कब्जा रहा होगा संसाधनों पर, और पीजेंट वो लोग बन गए जो लोग काम कर रहे थे, या कह दो कि लॉर्ड वो लोग थे जो काम करवा रहे थे, पीजेंट वो लोग जो काम कर रहे थे। तो इस तरीके से आउटलुक दिया है मार्क्सिस्ट लोगों ने। चलो कोई बात नहीं है, अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। तो ये तो हिस्ट्री के बारे में था, अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं यहाँ की, और ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल सेटअप के बारे में भी समझेंगे। ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल सेटअप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? 13वीं शताब्दी, देखो 700-800 के आसपास आप पिछले एम्पायर में पहुंच गए थे। आपका जो इस्लामिक इन्वेजन वाला चैप्टर है या राइज ऑफ इस्लाम वाला जो चैप्टर है ये हटा दिया गया सिलेबस से। अगर ये नहीं हटाया जाता तो आपको यहाँ तक पहुँचने में हेल्प होती या थोड़ा सा हेल्प मिलती, उसको हटा दिया गया। तो अब आप डायरेक्टली 13th सेंचुरी के आसपास वाले इवेंट को पढ़ना शुरू करोगे। तो 13th सेंचुरी के आसपास 11th 10th 12th की बात हो रही है। ठीक है, 12th की बात हो रही है। बेसिकली हमें यूरोप और एशिया, यूरेशिया वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यूरो एशियन continued realize the dangers by arrival of new political power in स्टेपी। यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में एक नया खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, और ये खतरा इस बार अरब की तरफ से नहीं था, इस्लाम नहीं था, ये खतरा स्टेपी की तरफ से था, क्योंकि स्टेपी में एक नई राजनीतिक शक्ति उभर कर आ रही थी। घास के मैदानों से ये शक्ति उभर कर आ रही थी, ग्रासलैंड से ये पावर जो है ये इमर्ज होकर आ रही थी। और ये जो खतरा था, ये खतरा था उन घास के मैदानों में, स्टेपी में, यानी ग्रासलैंड्स में जो मंगोल ट्राइब है इसको यूनाइट करता हुआ एक पर्सन जिसका नाम है चंगेज खान। बिकॉज दिस पर्सन, दिस मैन, ही वॉज यूनाइटिंग द मंगोल पीपल। ठीक है, और चंगेज खान का पॉलिटिकल विजन क्या था? चंगेज खान का पॉलिटिकल विजन है कि फॉर बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब, यानी वेंट फार बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब। अभी क्या है? अभी नोमैडिक मंगोल्स जो हैं, यानी घुमक्कड़ या खाना बदोश मंगोल जो है, ये लोग क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी प्रजातियों का या कबीलों का एक समूह है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अभी बहुत सारी छोटी छोटी प्रजातियां हैं, कई बार ये आपस में लड़ती रहती हैं। अभी हम आगे देखेंगे ना, जब अगले वीडियोस में आगे इसके बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी ऐसी ट्राइब हैं, कबीले, इन सब कबीलों के अपने अपने नाम हैं। और बाद में फिर कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ा मसला हो जाता है तब सारे कबीलों की एक बैठक होती है, लेकिन इसके अलावा ये कबीले इंडिविजुअली अपने आप को मैनेज करते रहते हैं। तो जब कभी ऐसा कोई बहुत बड़े वॉर की बात होगी तब फिर सारे लोग अपनी एक कॉन्फेडरेसी बना लेंगे, सारे कबीलों के लोग मिलके लड़ेंगे, जीतने के बाद जो भी माल है, लूट है, वो सब आपस में कबीलों में डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। महापंचायत टाइप की, तो वो कॉन्फेडरेसी या महापंचायत टाइप की बन जाएगी। तो
चंगेज खां का पॉलिटिकल विजन जो था वो था कि हम इस मंगोल कॉन्फेडरेंसी या मंगोल कबीलों का जो एक छोटा सा ग्रुप है, इसके फार बियॉन्ड यानी कहीं दूर जाकर, कहीं आगे जाकर, इससे कहीं बेहतर एक विकसित संगठित राजनीतिक तंत्र खड़ा करूं मैं। ही हैड अ मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड। ऐसा माना गया कि इसको, चंगेज खां को जो मैंडेट मिला वो भगवान की तरफ से ही मिला कि भाई आप तुम संसार में रूल करोगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि चंगेज खां की पर्सनालिटी के बारे में जब आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करोगे, देखोगे, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आते हैं। अब हिस्ट्री में लिखे हैं या उन चीज़ों को ओरली स्प्रेड किया गया, मतलब कहाँ से कैसे ये चीज़ आई उसका सोर्स नहीं है, बट हिस्ट्री में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे चंगेज खां अपने पूरे जीवन भर उसका कोई इमेज, कोई पोर्ट्रेट, कोई स्कल्पचर नहीं बना, कोई मूर्ति उसने बनने ही नहीं दी। चंगेज खां की पहली इमेज आई है चंगेज खां के मरने के बाद, जब उसकी डेथ हो जाती है तब उसका पहला चित्र पब्लिक डोमेन में आता है। पब्लिक डोमेन का मतलब है कि जो उसको देखा है वही देखा है सामने, आमने सामने, और बच गया तो ठीक है, मर गया तो फिर देखने के बाद ऊपर ही चला गया। इनफैक्ट चंगेज खान ने ये कहा था कि भाई मेरा जो फ्यूनरल होगा उस फ्यूनरल में जो लोग देखते हुए निकल जाएं कि भाई रास्ते पे 2-4 अगर एनकाउंटर होते हैं ना, जैसे मान लो कि हम निकल रहे हैं और 4 लोग मिल गए, अच्छा मर गए प्रणाम करने, तो उनको भी निपटा देना। कोई भी फ्यूनरल मेरा देखे नहीं और मेरा फ्यूनरल कहाँ पर हुआ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा रहस्यमय तरीके का है सिस्टम। ऐसा कहते हैं जब इसका जन्म होगा तो इसके हाथ में ब्लड क्लॉट था, मतलब ब्लड क्लॉट लेके हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी, मुट्ठी खोल के देखिए तो ब्लड क्लॉट था। तो इस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं। तो इन धारणाओं को देखते हुए माना गया कि चंगेज खां को बचपन से ही, चंगेज खां के को जन्मजात ही एक मैंडेट मिला था महान व्यक्ति बनने का। सो दिस लाइफ टाइम वॉज स्पेंट ऑन कंसोलिडेशन हिज होल्ड ओवर द मंगोल ट्राइब, ठीक है। और उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इसके ऊपर ही बिता दी। मंगोल ट्राइब्स के कॉन्फेडरेशन को पहले कंसोलिडेट किया उसने, पहले मंगोल्स को यूनाइट किया, क्योंकि पहले मंगोल ही बहुत सारे ट्राइब्स में आपस में बटे हुए हैं, उन्हीं के बीच में इतने संघर्ष हो रहे हैं। तो पहले तो उनको ही डिफीट किया उसने, उनको अपने अधीन किया। आप देखोगे कि मंगोल चंगेज खां जो है, इसकी आर्मी में इसके जो सबसे बेहतरीन कमांडर्स हैं, कभी वो उसके दुश्मन हुआ करते थे। और दुश्मन का मतलब इसी कबीले में से जो दुश्मन हुआ करते थे वही आगे जाके चंगेज खां के सबसे बेहतरीन कमांडर्स में से एक होंगे। क्लियर है। और आगे जाके फिर ये लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द कैंपेन्स, यानी बड़े लेवल पर लीड करता हुआ, नेतृत्व करता हुआ अभियानों को, साम्राज्य को, मंगोल साम्राज्य को ना सिर्फ स्थापित करेगा बल्कि बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड करेगा। कितने बड़े एरिया में आप देख रहे हो, इनटू एडजॉइनिंग एरियाज इन द नॉर्थ चाइना, ट्रांसऑक्सेनिया, अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, रशियन स्टेपीज। दिस वाज द ह्यूज एरिया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये वो पूरा क्षेत्र था जो अलेक्जेंडर से भी बड़ा था। सिकंदर के साम्राज्य को भी छोटा कर देने वाला साम्राज्य है मंगोल सम्राट या मंगोल रूलर चंगेज खां का, ठीक है। His descendants traveled further। चंगेज खां के मृत्यु के बाद फिर चंगेज खां के जो 4 पुत्र हैं, ठीक है, इन चारों पुत्रों ने चंगेज खां के विजन को और एक्सपैंड किया आगे जाके। क्लियर है। और एक बहुत बड़े लंबे साम्राज्य की स्थापना की जो कि पूरे संसार ने कभी देखा नहीं था। और इतना एग्रेसिव, मतलब चंगेज खां की युद्ध का जो निमंत्रण होता था वो अपने आप में बहुत भयावह होता था, बहुत ज़्यादा भयावह होता था। क्लियर है। आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। चंगेज खां का नाती है, पोता, ठीक है, नाती, चंगेज खां का बेटा नहीं, नाती है, ठीक है। सो इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ चंगेज खान आइडियल्स, यानी चंगेज खां के जो आदर्श कह दे स्थापित करके गया था, वो जो आइडियोलॉजी स्टैब्लिश करके गया था, वो अपने आप में कितनी डेंजरस है, ठीक है। युद्ध का निमंत्रण ही चंगेज खां का अपने आप में जब कहीं जाता है तो अपने आप में दूसरे राजा के अंदर कितना डर भरने वाला है, उसका एक आप क्या देखो, नमूना देख लो, एक सैंपल देख लो, ठीक है। तो मोंके है, एंड मोंके इज बेसिकली द ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खां, ठीक है, जिसने रूल किया है 1251 से 68-9 साल के आसपास ये रूल करेगा, इसका रूलिंग पीरियड है, ठीक है। तो इसने फ्रांस के सम्राट जो है लुई 9th को, जो कि 1226 से 70 तक रूल कर रहा है, इसको एक लेटर लिखेगा, ठीक है। क्या लेटर लिख रहा है ना, इन्वेजन या वॉर से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था, तो उसको ये लेटर लेके बताएगा कि तुम क्या सोचते हो। तुम, अगर तुम्हें ये लग रहा होगा कि चंगेज खां नहीं है तो तुम जो भी तुम्हारा मन होगा वो तुम कर लोगे, तो तुम समझो कि चंगेज खां कौन था और चंगेज खां के आइडियल्स को हम आगे बढ़ाने वाले लोग क्या हैं। हम वही चीज़ आगे लेके चल रहे हैं अभी। तो वो क्या कह रहा है, इन हेवन देयर इज ओनली वन इटर्नल स्काई, इस पूरे दुनिया में एक ही अनंत आकाश है, ठीक है,
जो कि स्वर्ग तक जाता है। तो धरती से लेके स्वर्ग तक एक ही अनंत आकाश है। ऑन अर्थ देयर इज ओनली वन लॉर्ड। और जिस तरीके से धरती से लेके स्वर्ग तक एक अनंत आकाश है, उसी तरह इस पृथ्वी पर एक ही लॉर्ड है, एक ही सम्राट है, और वो है चंगेज खान। ये लाइनें आप देख रहे हैं, ये लाइनें किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने वाली लाइनें। समझ में नहीं कितनी खुले आम दिन दहाड़े कितनी बड़ी धमकी। तो ऐसी धमकियां दी जाती थी, आज की तरह नहीं कि बड़े हम्बल लेटर्स लिखे जा रहे हैं, है ना। तो उस जमाने में ऐसी लाइनें लिखी जाती थी कि धरती से लेके आकाश तक एक ही आकाश है और पृथ्वी पर एक ही सम्राट है, चंगेज खां, द सन ऑफ हेवन, सम्राट, स्वर्ग का पुत्र। ठीक है। सो व्हेन बाय द पावर ऑफ द इटर्नल हेवन द होल वर्ल्ड फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू इट्स सेटिंग शैल बी एट वन इन जॉय एंड पीस। ठीक है, यानी समझ रहे हो कि जहां स्वर्ग में सूरज उगता होगा और जहां से डूबता है, तो चंगेज खां की वजह से वहां शांति है और आनंद है। ठीक है ना। देन इट विल बी मेड क्लियर दैट वी आर गोइंग टू डू इफ व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द डिक्री ऑफ द इटर्नल हेवन यू आर अनविलिंग टू पे अटेंशन एंड बिलीव इट। अब जब तुम्हें पता है कि ये जो डिक्री है, ये आदेश है, ये सीधा स्वर्ग से आया हुआ है, उसके बाद भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते हो, इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहते हो। ठीक है। और ये क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि तुम्हारा देश, अवर कंट्री इज फार अवे, अवर माउंटेन्स आर माइटी, अवर सी इज वास्ट। यानी जहां हम हैं, मतलब वो उस राजा के लिए अभी मौंके कह रहा है कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारा देश बहुत दूर है, जहां तक हमारे लिए पहुंचना संभव नहीं है। हमारे देश के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, पर्वत, पहाड़ हैं, और हमारे जो समुद्र है वो बहुत बड़े हैं। एंड इन दिस कॉन्फिडेंस यू ब्रिंग एन आर्मी अगेंस्ट अस, और तुम इस आत्मविश्वास में हमारे अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध सेना खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। वी नो वॉट वी कैन डू। ठीक है, हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। ही हु मेड ईजी वॉट वॉज डिफिकल्ट एंड नियर वॉट वॉज फॉर ऑफ द इटर्नल हेवन नोज। स्वर्ग जानता है, अनंत स्वर्ग जानता है कि वो चंगेज खान जिसने बड़े से बड़े दूर चीजों को या दूर स्थित चीजों को कितना निकट कर दिया। ठीक है ना। और कठिन से कठिन चीज को कितना आसान कर दिया। तो ये एक धमकी नाती दे रहा है अपने दादाजी के लिए। तो जब दादाजी जिंदा रहे होंगे तब आप एक आउटलाइन बना सकते हो, तब आप अपने दिमाग में एक एजम्पशन कर सकते हो कि चंगेज खान के जब अटैक होते थे तो उसको क्या कहा जाता था? रैथ ऑफ द गॉड। ठीक है। चंगेज खां का जो ये विशाल साम्राज्य जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर बात की, ठीक है, चाइना से लेके ट्रांसऑक्सानिया से लेके अफगानिस्तान से लेके ईस्टान, ईरान और रशियन स्टेपी का पूरा एरिया जो है, तो जब चंगेज खां का आक्रमण है कहीं पर तो उसको कहा जाता था कि ईश्वर का कहर, भगवान का कहर टूटा है वहां पर बेसिकली। ठीक है। इनफैक्ट कई लोग तो इसको क्या कहते थे कि जजमेंट डे आ गया है। इस्लाम में एक जजमेंट डे का और क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट है, जिस दिन आपके सारे किए कराए या कर्मों का हिसाब होने वाला है। ठीक है। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो ये माना जाता था कि अब जजमेंट डे आ गया है और इस जजमेंट डे में तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ चंगेज खां के अलावा कोई और नहीं बचा सकता। चंगेज खां से पंगा लेने का दूसरा मतलब है कि आप मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा मैंने ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लोरीफाई नहीं किया। जो बुक में आपके लिखा है वही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मैं चंगेज खां को बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ। किताब में जो लिखा है वो पढ़ाना मेरा काम है। चलिए, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो हम कंक्लूड करते हैं, और इस कंक्लूजन के साथ साथ कुछ फ़ायदे आपको जो बताए हैं कि प्लस क्लास में जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन, यानी कि बहुत सारे मेरे जैसे टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपके मन में कुछ डाउट्स जैसा आ गया, कुछ पूछना है, तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो, चैट कर सकते हो टीचर के साथ में। आप अपने एक्सप्रेशन, आपको समझ में आ गया, आपका मन कर रहा है कि आप उस एक्सप्रेशन को बता दो, बोलना नहीं चाह रहे हो तो आप इमोजी का इस्तेमाल कर लो, बोलना चाह रहे हो तो आपके पास चैट का ऑप्शन है, बोल सकते हो आप। ठीक है, लिख सकते हो, क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करके जैसा मैंने कहा डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। अब हमारा मन कर रहा है, यानी टीचर्स का मन कर रहा है कि बढ़िया हमने एक्सप्लेन कर दिया 100%, थोड़ा सा हम देखें तो कि बच्चे ने कितना सीखा। तो आपकी लर्निंग्स को एसेस करने के लिए वी कैन कंडक्ट पोल क्विजेस, और इस पोल क्विज के आपने बड़े प्रॉम्प्टली आंसर दिए, तेजी के साथ आंसर दिए, तो लीडर बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा, पोल लीडर बोर्ड, जो कि आपको मोटिवेट करेगा। आपके फ्रेंड्स किस जगह पर खड़े हैं, आप उनकी जगह किस जगह पर खड़े हो, मतलब आपका उनके कंपैरिजन में क्या कंपटीशन है, कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितने प्रॉम्प्ट हो आप, ये आप एसेस कर सकते हो वहाँ पर। एंड एट द सेम टाइम यू कैन अवेल स्कॉलरशिप बाय
अटेम्प्टिंग स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करो और स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करके आप अपनी पढ़ाई को फंड कर लो। ये सारा कुछ आपको करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे जो बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है, प्लस क्लासेस ज्वाइन करिए। प्लस क्लासेस जब आप ज्वाइन करिए तो वहाँ पर आप जब एनरोल करने जाएं तो एनरोल करने के दौरान कोड इस्तेमाल करें इंद्र, INDRA। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड इंद्र। इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो भी पॉसिबल डिस्काउंट्स और जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम यू कैन कनेक्ट विथ अस। टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सोशल स्कूल का। आपको ढेर सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं, आगामी जो प्रोग्राम है इनके बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट नोमैडिक एम्पायर का कंप्लीट करते हैं हम। अगले टॉपिक के साथ जल्दी से मिलता हूँ मैं, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, थैंक यू।